चंदन मास्टर सभी को नमस्ते। सबका स्वागत है आज के सेशन में। तो हम स्वाध्याय कंटिन्यू कर रहे हैं योर सोल्स प्लान बुक का, जो रॉबर्ट शॉर्ट्स ने लिखी है ये बुक। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 3 में उन्होंने पेरेंटिंग के बारे में चैलेंजेस जो हैंडीकैप्ड किड्स जिनके होते हैं उसके बारे में लिखा है। इस चैप्टर का नाम है पेरेंटिंग हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। जिनके भी घर में विकलांग बच्चे हैं, विकलांगता मानसिक तरह से हो या फिर शारीरिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से विकलांग जो बच्चे उनके घर में आते हैं, तब पेरेंट का अप्रोच क्या होता है, वो उनको किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और उन्होंने ये जीवन ऐसा क्यों खुद के लिए चुना है। ये सब उन्होंने इस पुस्तक के द्वारा हमें बताया है कि स्पिरिचुअली अगर वो जान ले कि क्या स्पिरिचुअली अगर एग्जैक्टली वो जान ले कि क्या अगर वो स्पिरिचुअली उनको क्या सीखना है वो जान ले, क्या प्लान किया था, क्यों प्लान किया था, रीजंस क्या थे, तो शायद ये जो चैलेंजेस है बच्चों के साथ वो इतने कठिन ना लगे जितने कठिन अभी वो समझते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं मास्टर्स। ऑथर ने शुरुआत की है इंट्रोडक्शन में कि हैविंग अ हैंडीकैप्ड चाइल्ड, जो भी किसी पेरेंट को होता है, एक हैंडीकैप्ड किड होना, एटलीस्ट वन, एक एक भी हो तो भी बहुत चैलेंजिंग होता है, डीपली चैलेंजिंग होता है और हार्ट ब्रेकिंग होता है आप किसी भी पेरेंट के लिए। राइट। तो ये जो चीज है, समटाइम्स जब ये बच्चे को वो बढ़ाते रहते हैं, रेज करते हैं, उनको एक जीवन देते हैं, राइट, उनको जो भी सिखाते हैं, उनका सिर्फ अभी उनके हेल्थ और हैप्पीनेस पे ही ध्यान नहीं होता है। उनको अभी इन बच्चों को एक एक अच्छा जीवन देना है। होप है कि ओके, इनको एटलीस्ट खुद का काम करने के लिए, खुद को संभालने के लिए जो बेसिक नीड्स है वो सीख पाए। तो पेरेंट को इतना सोचना पड़ता है ऐसे हैंडीकैप किड्स के लिए। नॉर्मल किड्स है, हम उनके एजुकेशन देंगे, उनको संस्कार देंगे, उनको कैसे खुद जीवन को आगे लेके जाना है इन दिस रियल लाइफ वर्ल्ड, वो सिखाते हैं हम। लेकिन हैंडीकैप किड्स को तो बेसिक नीड्स सिखाने पड़ते हैं। और हम होप करते रहते हैं, ये पेरेंट्स होप करते रहते हैं, इन बेसिक नीड्स जो सीखते हैं इससे वो एटलीस्ट अच्छा जीवन वो जी पाए आगे का। तो ये रॉब ने कहा है। आगे बताते हैं, ऐसे किसी भी चाइल्ड किड को, जब एक बच्चे को जब एक विकलांगता जन्मतः मिलती है या फिर जन्म के बाद किसी कारणवश उनके जीवन में विकलांगता आती है, उस समय पे उनके घर में जितने भी परिवार के लोग हैं उनमें बहुत एंगर होता है, ग्रीफ होता है। ओके, बहुत गुस्सा होता है, तकलीफ होती है, मन में दर्द होता है उनके मन में। और खुद को वो ब्लेम करने लगते कि शायद ये मेरी वजह से हो रहा है या फिर मेरे लाइफ पार्टनर की वजह से या फिर हमारे ही फैमिली के डीएनए में, जीन्स में ऐसा कुछ है जिसके कारण ये हुआ है बच्चे को। तो ये जो एंगर है, ग्रीफ है, सेल्फ ब्लेम है, वो एक्चुअली यूनिवर्स में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, जो पेरेंट्स से जब आ रहा था। तो जो भी पेरेंट्स होते हैं वो इसको मिसफॉर्चून समझते हैं कि हमारा ये बैड लक है कि जो हमारे पास ये बच्चे आए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे समझते हैं, लेकिन सच में ये बैड लक है? सच में उनको ब्लेम खुद को करना चाहिए, उनके जीन्स को करना चाहिए? ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये सारी चीजें इमोशनल डिस्ट्रेस की तरह सामने आ जाती है, जो परिवार को उद्ध्वस्त कर सकती है। बहुत सारे केसेस में हो जाता है कि लाइफ पार्टनर्स अलग अलग रहने लगते हैं उनको, क्योंकि वो बर्डन सहन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें स्पिरिचुअली हम कैसे देखें, आज इस पुस्तक से, इस चैप्टर से हम देखेंगे। रॉब कहता है, जो भी सोल ऐसा कुछ प्लान करता है कि वो हैंडीकैप्ड बर्थ ले, जन्म ले, विकलांगता के साथ जन्म ले, या फिर जीवन में वो विकलांगता आ जाए किसी कारणवश, पता नहीं उन्होंने क्या ब्लूप्रिंट बनाई होगी खुद के लिए। और उनके साथ जो उनके सपोर्टिंग है, उनके पेरेंट्स, उन्होंने भी कितनी एक ब्रेव सोल्स है वो, कि उन्होंने भी ऐसी ब्लूप्रिंट बनाई है खुद के जीवन की और एक सोल प्लान बनाया है। तो उनका क्वेश्चन है, क्या एक्चुअली एक्चुअली वो अग्री करते हैं पेरेंट्स इन हैंडीकैप किड के पेरेंट होने के लिए? अगर वो करते हैं तो ऐसा क्यों करते होंगे? उनको एग्जैक्टली क्या सफर, मतलब क्या लर्न करना है इस सफरिंग से? ये रॉब का क्वेश्चन है।
तो आगे जब ये इस रिसर्च कर रहे थे इसके बारे में, तो उन्हें एक स्टीवर्ट जेनिफर स्टीवर्ट नाम की एक लेडी है जिसकी कहानी उनको बहुत आकर्षित करती है। जेनिफर एक मदर है, 3 किड्स उस उनके हैं। सबसे बड़ी उनकी बेटी है, उसके बाद 2 बॉयज हैं, 2 बॉयज जो विकलांग है, हैंडीकैप्ड है। सबसे बड़ा बेटा रायन, ओके, मतलब नंबर 2 जो है बेटा आफ्टर हर डॉटर, वो है रायन। उसका नाम है रायन, 16 ईयर्स ओल्ड है जब ये रिसर्च कर रहे थे, स्टोरी लिख रहे थे उस समय पे। इस बच्चे को ना एक सिंड्रोम है, लाइक ऑटिज्म का सिंड्रोम है, जो आजकल हम लोग हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। ये ऑटिस्टिक किड लाइक माइल्ड और या फिर एवरेज लेवल का ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है। सीवियरिटी उसकी माइल्ड है बोल सकते हैं, या फिर एक मिड रेंज में आती है, एवरेज रेंज में आती है। लेकिन इसके साथ ये हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक होते हुए इस बच्चे को बाइपोलर डिसऑर्डर है और एडीएचडी भी हो गया। एडीएचडी क्या होता है? एडीएचडी में बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपको एडीएचडी है, आपको नहीं पता है, तो आपका ध्यान कान तो मेरी तरफ है लेकिन आंखें कहीं और है, कुछ और ही आप कर रहे हो। आपका कंप्लीट अटेंशन मुझ पे नहीं रह सकता है, आप नहीं रख सकते हो। कोई भी बच्चा एडीएचडी से अगर ग्रस्त है तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और एक भी काम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये उसको बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, एडीएचडी भी है, और हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म भी है। ओके, बाइपोलर में क्या होता है? वो जो इंसान जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो उसके वायलेंट मूड स्विंग्स होते हैं। कभी वो एक्सट्रीमली हैप्पी होता है और कभी कभी इतना सैड होता है कि वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा, रूम से बाहर नहीं निकलना चाहेगा। एक्सट्रीम होते हैं ये उनके इमोशंस के। एक्सट्रीमली एंगर भी आ जाएगा अचानक से। तो ये जो हमारे सारे नॉर्मल इमोशंस होते हैं, नॉर्मली जो हम हैंडल करते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के इस किड को वो एक्सट्रीम लेवल पे वो इसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, जो रेंज है जिसमें डिप्रेशन भी आ सकता है किड को, क्योंकि वो वायलेंट भी हो जाता है बहुत बार। तो ये सब कुछ है रायन को जो उनका सेकंड किड है, 16 ईयर्स ओल्ड। सबसे छोटा है ब्रेडली। ब्रेडली को, वो जो एक 11 ईयर्स ओल्ड किड है, उसको सीवियर स्ट्रेट ऑटिज्म है। ओके, तो ये जो सीवियर स्ट्रेट ऑटिस्टिक किड्स होते हैं, इनकी नीड्स भी बहुत ज्यादा होती है। ओके, उसके साथ ये पार्शली ब्लाइंड भी है। उसको बाद में डॉक्टर ने ये अनाउंस कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि ये कम्प्लीटली ब्लाइंड है। ओके, शुरुआत में वो रेयर कंडीशन से गुजर रहा था, ओक्यूलर अल्बिनिज्म ऐसे नाम से एक डिसीज है जो आईज को होता है। वो जीन्स के थ्रू किड्स को ट्रांसफर होता है। जेनेटिक डिसीज है जो इस बच्चे को हुआ है, जिसके कारण शुरुआत में उसे पार्शियल ब्लाइंडनेस था, लेकिन बाद में वो कंप्लीट ब्लाइंड हो गया, ऐसा उनका कहना है। तो जेनिफर जो इनकी मॉम है, फर्स्ट उनकी किड है सेरा, एक गर्ल चाइल्ड है जो सबसे बड़ी है, 24 ईयर्स ओल्ड। और वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, से कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, कोई भी मानसिक बीमारी या कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, वो कम्प्लीटली हेल्दी किड है। उसके बाद है 16 ईयर्स ओल्ड रायन, और उसके बाद आता है ब्रेडली, 11 ईयर्स ओल्ड। ब्रेडली एंड रायन को ऑटिस्टिक है दोनों को, और बाकी सारी अदर बीमारियां जो मैंने एक्सप्लेन की। जेनिफर 7 साल से डिवोर्स उनका हो चुका है और वो सिंगल मदर की तरह इन तीनों बच्चों को संभाल रही है, उनको बड़ा कर रही है। रायन के केस में वो बताती है, रायन के केस में वो जो सीवियर स्ट्रेट ऑटिस्टिक होते हैं, ऐसे किड्स में ना उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट भी होता है। इन लोगों को ना बोलते हैं कि वो एक सॉरी, रायन है 16 ईयर्स ओल्ड, उसको है हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म जो माइल्ड या फिर एवरेज का होता है। तो रायन का जो है वो उसे एक स्पेशल प्रोफेसर की तरह बोला जाता है, या फिर लिटिल प्रोफेसर की तरह, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट के बारे में इनके अंदर बहुत उत्सुकता होती है जानने की कि क्या हो रहा है। लाइक रायन को क्या पसंद था? वेदर एंड पॉलिटिक्स।
तो जब भी कुछ न्यूज़पेपर में आता था, रेडियो पे सुनता था, हमेशा उसका टॉपिक वही रहता था सुनने का, वेदर एंड पॉलिटिक्स। वो जो टॉपिक्स है उसको इतना अट्रैक्ट करते थे कि वो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता था, उसका लाइक बारे में रिसर्च करता था, उसके बारे में और जानकारी लेता था। और रेगुलरली वो टीवी पे जो वेदरमैन होता है, पॉलिटिशियंस आते हैं बात करने के लिए, वो सुनता था। वो उन लोगों को रिप्लाई भी करता था उसके रिव्यूज, ओके, ईमेल के द्वारा। तो ये इतना इंटरेस्टेड था इन टॉपिक्स में। तो उसको सोशल इंटरेस्ट, फिर इसकी वजह से क्या होता है ऐसे ऑटिस्टिक किड्स में, ये बता रहे हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट इन दो चीजों में इसका ज्यादा था, बाकी सारी चीजें वो कंप्लीटली टर्न ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल भी उसमें एंगेज नहीं होते हैं। और इस वजह से उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो सोशली आइसोलेटेड रहता था, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते थे, किसी से बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि उसके एज के जो किड्स है, 16 ईयर्स ओल्ड किड, वो कोई और टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बात करता है वेदर और पॉलिटिक्स के बारे में, जो किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। तो उसने अभी इसका चैलेंज है इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन का भी। ठीक है। तो ब्रैडली ब्रैडली जो थर्ड किड है इनका, वो 11 ईयर्स ओल्ड है, और इसको जो स्ट्रेट सीवियर ऑटिज्म है, उसके साथ उसको ब्लाइंडनेस भी अभी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। इसकी वजह से, दोनों चीजों की वजह से, वो वर्बली वो बातें नहीं कर सकता है ठीक, उसको शब्द नहीं समझ में आते हैं। वो लाइक गूंगा नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी की तरह सारे सिम्टम्स है कि वो बात नहीं कर पाएगा, उसको वोकैबलरी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम चीजें वो वर्ड्स में बोल सकता है, जानता है, क्योंकि वो आंखों से देख भी नहीं पाता है ठीक से। तो साइन लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको ब्रेल सिखा रहे थे वगैरह, ऐसे लगता है। लेकिन किसी तरह से उसकी मॉम कम्युनिकेट करती रहती है, बताती रहती है कि यू स्टिल हैव दीज एबिलिटीज, तुम्हारे अंदर ये अच्छी चीजें है, इसको ध्यान दो। ओके। ये डायग्नोसिस जो कंप्लीट ब्लाइंडनेस का थोड़ा डिले हो गया, उसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा डिसेबिलिटीज बढ़ गई थी, ऐसा उन्होंने कहा है। जेनिफर का अप्रोच इन दोनों को तरफ देखने का बहुत डिफरेंट है, यूनिक है। यूजुअली हम देखते हैं कि जिन पेरेंट्स के बच्चे ऐसे हैंडिकैप्ड होते हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनको लगता है ये कर्स है, हमारी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा जीवन अभी एक पिंजरे में अटक, हम लोग अटक गए हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जेनिफर का अप्रोच तो बहुत अलग था। वो बोल रही थी कि ये बच्चों में ना बहुत यूनिक एबिलिटीज है, और ये बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, मैं ये रिकॉग्नाइज कर पाती हूँ, और वो प्यार से वो हैंडल कर रही है वो सिचुएशन को। वो बोल रही है इनके स्ट्रेंथ पे मैं फोकस करती हूँ, और इनको भी वही बताती हूँ कि सेल्फ एस्टीम डेवलप करने के लिए स्ट्रेंथ पे फोकस करना कितना जरूरी है। वो एक्चुअली ग्रैटिट्यूड करती है कि वो इन बच्चों के साथ पेशेंस सीख पा रही है। ओके। और धीरे धीरे वो देख पा रही है कि बच्चों के कंडीशन में भी कितना अच्छा चेंज आ रहा है। ओके। उनमें ओवर टाइम, लाइक जैसे जैसे टाइम जा रहा है, उनमें भी एक्सेप्टेंस आ रहा है, बच्चों में भी एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। ओके। आगे बताती है जो ब्रेडली है, उसके टेम्पर के बारे में। यूजुअली ब्रेडली एक जो सीवियरली ऑटिस्टिक किड है, उसका भी एक इंटरेस्ट है रायन की तरह, उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर कोई वो सॉन्ग एक एक या दो बार सुन ले, तो वो प्ले करने लगता है कीबोर्ड पे। ओके। वो बात लाइक ही कैन नॉट से इट इन वर्ड्स, बट वो कीबोर्ड प्ले करता है, ब्लाइंड है फिर भी कीबोर्ड बहुत सुंदर से प्ले करता है, जस्ट लिसनिंग टू द ट्यून। ट्यून एक बार दो बार सुन ले, तो उसका फोकस उस पर ज्यादा है, म्यूजिक पे, वो उसका हीलिंग वे हो सकता है, राइट। वो बताती है, लेकिन ब्रेडली के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको, कि वो टैंट्रम्स बहुत थ्रो करता है, वो बहुत ज्यादा परेशान करता है उसको। अगर जेनिफर किसी ग्रोसरी के लिए, शॉपिंग के लिए जा रही है, कुछ सामान लेने जा रही है दुकान में, और उसे जो चाहिए, वो ना लेते हुए अगर वो आगे चली जाए, तो वो इतना ज्यादा परेशान करता है कि उसे वापस फिर से एक एक करके उस जगह पे आना ही पड़ता है। वहां आ जाने के बाद उसे वो लेनी पड़ती है चीज, नहीं तो पूरा समय बहुत परेशान करेगा और उसकी शॉपिंग ही नहीं हो पाएगी। और एक चीज बताती है ब्रेडली के साथ, वो बोल रही है अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे पेट्रोल भरना है कार में, तो
इसे मुझे बाहर निकालना पड़ता है कार से, इसको साथ में लेके ही मुझे पेट्रोल भरना पड़ता है, क्योंकि यूएस में क्या है, हमें खुद ही करना पड़ता है ये चीज, राइट? पेट्रोल पंप्स तो है, लेकिन ये चीजें हमें वो पंप से लेके कार में डालनी है, पेट्रोल का काम जो करना है वो हमें करना है, पे भी हमें करना है खुद ही जाके। तो वो बोलती है जब भी मैं इंजन ऑफ करके बाहर जाती हूँ गैस डालने के लिए, मतलब पेट्रोल डालने के लिए, तो ब्रेडली को लगता है कि अभी हम उतरने वाले हैं, वो उतर के चला जाता है कहीं पे, वेट नहीं करता है। तो वेन एवर शी गोज टू दिस गैस स्टेशन, उसे पकड़ के उन्हें पेट्रोल भरना पड़ता है कार में, अदरवाइज वो कहीं चला जाएगा, फिर वो उनको ज्यादा परेशानी होगी। तो ये बता रही थी दोनों बच्चों के बारे में। तो ऑथर बोलता है, तुमने कभी गॉड को पूछा है, कभी ब्लेम किया है, कभी पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये वाई मी? जेनिफर बोलती है कि नहीं, कभी नहीं पूछा मैंने ऐसा क्यों, कुछ भी, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि मुझे लगता है ये किसी रीजन की वजह से हो रहा है, उसमें कुछ है। इस जो सिचुएशन से मैं जा रही हूँ, इसका कोई एक रीजन है, इसी वजह से ये हो रहा है मेरे साथ। और समहाउ वो बोलती है शायद मैं पहले से ही पता था मुझे ऑटिस्टिक किड्स के साथ कैसे हैंडल करते हैं, मेरे अंदर वो ऑलरेडी नॉलेज था। जब वो एजुकेशन कर रही थी, कॉलेज में थी, तब उसने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, और साइकोलॉजी में भी उनको कोई एक फिल्म, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म दिखाई गई थी, वो था टॉपिक ऑटिज्म। ओके, उस मूवी का टॉपिक था ऑटिज्म। वो मूवी इतनी फैसिनेटिंग थी इसके लिए, इतनी इंटरेस्टेड थी उस मूवी में ये, कि उसके बारे में वो रिसर्च करने लगी, और फाइनली उसके साइकोलॉजी के उस टर्म के लिए, उस सेमेस्टर के लिए उसने ऑटिज्म पे एक पेपर पब्लिश किया। ओके, टेक्निकल पेपर जो होते हैं पब्लिश करने होते हैं, उसने ऑटिज्म यही टॉपिक लेके किया। ओके, तो वो बोल रही है कि शायद यूनिवर्स मुझे और मेरे सोल को प्रिपेयर कर रही थी, ये चैलेंज जो मेरे जीवन में आने वाली है, उसको डील कैसे करना है वो समझाने के लिए। ओके, तो ऑथर बोलता है कि तुमने बोला है कि ये जो ऑटिस्टिक किड्स हमारे जीवन में आए हैं, वो थोड़े से मेरे लिए बेनिफिशियल भी है, और कभी कभी बेनिफिट्स भी नहीं है इसका। तो ये बेनिफिट कैसे तुम्हारे लिए हो सकता है? तो जेनिफर बोलती है, ये दोनों किड्स जब से मेरे जीवन में आए हैं, तब से मेरे अंदर पेशेंस बहुत बढ़ गया है। मैंने पेशेंस इतना ज्यादा सीख लिया है, इतना खुद को पेशेंटली, मतलब सारी चीजों को पेशेंटली हैंडल करती हूँ। जब भी मैं किसी पेरेंट को देखती हूँ, वो मुझसे मिलते हैं, सपोर्ट ग्रुप में होते हैं, एक्चुअली वो भी मेरे पास आके मुझे बताते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पेशेंस है, तुम जो कर रही हो वो इतना अच्छे से हैंडल कर रही हो कि कोई और भी इतना अच्छा नहीं कर पाता। वो बोल रही है, देर आर सो मेनी पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स आई नेवर वुड हैव गॉटन टू नो। वो बोल रही है कि इतने सारे लोगों से मैं मिलती हूँ ऑनलाइन इस वजह से कि वो मेरे साथ बात करना चाहते हैं, मेरे साथ बात करके वो फाइंड आउट करना चाहते हैं किस तरह से मैं तुम्हारे जैसे ये चीजों को हैंडल करूँ। तो वो बोले मैं हेल्प कर रही हूँ लोगों को इन अ वे, और वो मेरे पेशेंस को जो है मेरे अंदर, या फिर जो भी मेरे अंदर क्वालिटीज है, एबिलिटीज है, उसको एनहांस करते हैं और एनकरेज करते हैं। रॉब बताता है, तो तुमने एग्जैक्टली तुम्हें क्या लगता है क्या सीखा है? वट हैव यू लर्न अबाउट योर ओन सेल्फ? आपने खुद के बारे में क्या सीखा इस जर्नी में? वो बोल रहे, आई ऑलवेज न्यू कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। मुझे पहले से पता था, समहाउ आई हैड दिस फीलिंग कि मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। लेकिन बार बार जो सिचुएशंस आ रही है, उसमें मैं जो जिस तरह से उसको हैंडल करती हूँ, मैं खुद को बताती हूँ, वाओ जेनिफर, यू मस्ट बी वन टफ कुकी, मतलब तुम एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, और हमेशा तुम ये प्रूव करती हो, ये मैं खुद को बार बार अफर्म रीअफर्म करती रहती हूँ। तो वो बोल रही है कि ये सिर्फ इसका नहीं है कि मैं किस तरह से फंक्शन कर रही हूँ, डील कर रही हूँ सिचुएशन को। एक्चुअली जब भी मैं किसी सिचुएशन को डील करती हूँ, आई एम एट पीस, मुझे वो शांतता मन में महसूस होती है। इसीलिए मैं समझ पाती हूँ कि मैं कितनी स्ट्रांग पर्सन हूँ, कि सिचुएशन सामने जैसे तूफान आया है, लेकिन उस तूफान में भी मैं शांति से उस तूफान को हैंडल कर पा रही हूँ। वो तूफान को मैं बॉटल में भर देती हूँ, और मेरे अंदर वो शांतता ऑलरेडी है। तो बढ़िया उसने बताया कि वो कितना शांत होती है, वो शांतता और पेशेंस को कितना हेल्प करती है।
वो बताती है कि उसके डैड जो एक वॉरियर थे, उन्होंने बताया कि लाइक उनको बहुत प्राउड लगता था इसको देख के कि ये इतना हैंडल कर रही है जेनिफर। लेकिन फिर भी वो वरी करते थे कि अरे ब्रेडली और रायन ऐसे है, क्या होगा उनका जब तुम नहीं रहोगी यहाँ पे उनके साथ। तो वो जेनिफर हमेशा उनके डैड को बोलती है कि मैं ज्यादा नहीं विचार करती उसके बारे में, मैं आज का दिन बहुत अच्छे से स्पेंड करना चाहती हूँ विदाउट एनी वरी। तो अगर मैं आज का दिन अच्छे से जी पाऊं तो मैं आगे का सोचूं या नहीं सोचूं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं आज का दिन अच्छे से जीऊंगी, इसको एंजॉय करूंगी, आगे का भी फ्यूचर जो भी मेरा फ्यूचर है, भविष्य है, मेरे बच्चों का फ्यूचर है वो अच्छा ही होगा। उसका इतना बिलीफ है। सेरा जो उसकी फर्स्ट किड है, ओके, और वो 23 इयर्स की है जब ये रिसर्च शुरू था, जो ये बुक लिख रहे थे। सेरा और ब्रेडली ना दिखने में बहुत सिमिलर है, दोनों के ब्लॉन्ड हेयर है, ऐसे चमकीले ऐसे भूरे कलर के हेयर है। और लाइक ऐसे किसी और के भी नहीं है बाल इस घर में, ऐसे बोल रहे हैं वो, उन दोनों के ही ऐसे सुनहरे भूरे कलर के लाइक गोल्डन कलर के हेयर है, बाल है। लेकिन हमारे घर में ऐसे किसी के नहीं है, समहाउ उन दोनों की ही ज्यादा ऐसे है। फिर बोल रही है कि दोनों बच्चों का ना एक्चुअली बर्थ डेट डे ओके बर्थ डेट इज सेम। दोनों का सेम डे पे जन्म हुआ था, ईयर अलग था, वर्ष अलग था, लेकिन जन्म तो एक ही दिन हुआ था। ओके। तो ये रॉब को तब कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं लगी थी, लेकिन रॉब बताते हैं आगे जब वो चैनलिंग होगा तब उस प्री बर्थ प्लानिंग में इसका मीनिंग क्या है ये भी हमें समझने वाला है। तो जेनिफर बोल रही है कि मैं बहुत ज्यादा प्रयत्न करती हूँ मेरे चिल्ड्रंस को, लाइक मेरे किड्स को सारा अटेंशन दे पाओ, लेकिन बहुत बार ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो रॉब पूछता है क्या वो जो नॉर्मल किड है तुम्हारी सारा, उसको सबसे कम अटेंशन मिलता है। जेनिफर बोलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि इसको ज्यादा इसको कम अटेंशन देना है, मैं सबको इक्वली अटेंशन देती हूँ। वेन एवर दे नीड मी मैं तब उनको अटेंशन देती हूँ, और यूजुअली भी जितना मेरा काम है एज अ मॉम मैं सारा अच्छे से करती हूँ, वो बता रही है। वो बोल रही है कि उसके अटेंशन की वजह से उसके जो भी उसने टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ उसके वजह से उन उसके बॉयज में, स्पेशली बॉयज में इतना ज्यादा चेंज उसको दिखाई देता है कि चैलेंजेस तो है लेकिन फिर भी वो अच्छे एक राइट वे से वो किड्स उसको लाइक रिस्पॉन्ड करते हैं। उसको एक जो भी उन्होंने सिखाया है एबिलिटीज को दिखा, मतलब उसको फोकस करना, अटेंशन उस पर देना, एनर्जी उस पर रखना, तो उसके वजह से आउटकम उसका रिस्पॉन्ड ब्रेडली एंड रायन का बहुत अच्छा आ रहा है और उनमें वो बहुत चेंजेस आ रहे हैं। वो बताती है रिसेंटली जो एक ब्रेडली उसका बेटा है, सीवियरली ऑटिस्टिक किड है, उसके जीवन में एक बहुत अच्छी चीज हुई है। 1 साल से वो डायनावॉक्स नाम का एक डिवाइस है, जैसे एक आईपैड होता है, वो आईपैड की तरह, और उस पर कुछ कीज है, मतलब टच स्क्रीन है वो। तो उसको टच करके जो भी उसके मन में है वो बात कर सकता है, मतलब जो शब्द उसके मन में है जो बोल नहीं पा रहा है वो उस कीबोर्ड के द्वारा या फिर वो आईपैड के द्वारा बता देता है। तो वो लाइक वो बच्चा सबसे हैप्पी हो गया, मतलब बहुत हैप्पी हो गया जब उसको वो डिवाइस मिला प्रोग्राम करके उसके अकॉर्डिंग। जब भी उसे कुछ कहना है वो मॉम को ऐसे टैप करता है शोल्डर पे और बोलता है, उसने एक बटन पुश करता है वो और अपना मैसेज दे देता है। तो वो बोल रहे एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड आवर कॉन्वर्सेशन फाइनली, क्योंकि उसे वर्बल वो लाइक वर्बली भी वो डिसेबल है, वो नहीं बातें कर सकता है ज्यादा, राइट। अभी वो बता रही है एक इंसिडेंट कि जब वो ड्राइविंग कर रही थी तब उसने ब्रेडली ने उसके शोल्डर पे टैप किया और बोला, उसने एक पुश किया बटन, उसका नाम था, उस लाइक बटन पे पुश करने के बाद एक आवाज आई, फिश। ओके। उसके बाद एक बटन प्रेस किया, फीड। ओके। तो मॉम समझ रही है कि शायद ये फिश को खाना देने के लिए बता रहा है। तो वो बोलती है, आर यू आस्किंग मी टू फीड द फिश? ही सेड यस। बाद में उसने यस का बटन प्रेस किया। फिर वो बता रही है एक स्टोर में जब वो गए थे तब उसने पूछा ब्रेडली से कि तुम्हें आज डिनर के लिए क्या खाना है। ओके। वो सुनाई देता है उसको अच्छे से, उसको कुछ अभी साइन लैंग्वेज की जरूरत नहीं है।
लेकिन बात करने में प्रॉब्लम थी। तो वो जब वो सुन रहा है, मॉम पूछ रही है डिनर के लिए क्या चाहिए, वो बटन प्रेस करता है पिज़्ज़ा। तो इस तरह से वो कॉन्वर्सेशन एटलीस्ट शुरू कर रहे हैं और वो मॉम बहुत खुश है। जो भी चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस। तो ये इतना ही उनका कॉन्वर्सेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हम स्वाध्याय यहीं पे रोकते हैं मास्टर्स, क्योंकि इसके बाद होने वाला है चैनलिंग। और मैं चाहती हूँ चैनलिंग का जो पोर्शन है हम एक साथ कंप्लीट कर सके तो अच्छा है। चैनलिंग होने वाला है। एक जो मीडियम है चैनलिंग के लिए वो रॉब इनवाइट करते हैं। उसके द्वारा वो मेटाफिजिकल जो एंटिटीज है उनसे कनेक्ट होंगे और जेनिफर के प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में, सैरा के प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में और इन सारे किड्स का जेनिफर के साथ क्या एग्रीमेंट है उसके बारे में जानेंगे। ओके। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कुछ शेयरिंग है, कुछ भी आपको लाइक कनेक्शन फील होता है, प्लीज